हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक्निकल राइटिंग पार्ट 4 वीडियो के बारे में, जिसमें हम लास्ट जो है कुछ फ्यू टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम टेक्निकल राइटिंग के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे चीज़ों को टेक्निकल राइटिंग के अंदर देख लिया है, जैसे फॉर्मल फॉर्मेटिंग, टाइप्स ऑफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, अलग अलग चीज़ें हमने देखी हैं। और आज पार्ट 4 में हम टेक्निकल राइटिंग की समाप्ति करेंगे, जहाँ पे हम पूरे टेक्निकल राइटिंग के एप्लीकेशंस को देखेंगे पार्ट 4 के अंदर। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पे ये सारे जो नोट्स, डिजिटल नोट्स वगैरह हैं, उसकी पीडीएफ मैं अपलोड करता रहता हूं और आगे अपडेट्स वगैरह भी देता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो विथ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ मेमो, है ना। तो आज की वीडियो में हम टेक्निकल राइटिंग की कुछ एप्लीकेशंस, कहाँ पे हम टेक्निकल राइटिंग को यूज़ करते हैं, वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है मेमो। क्या होता है मेमो या फिर मेमोरेंडम? इज़ अ शॉर्ट रिटन मैसेज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। कुछ किस लिए, पर्पस क्या है देने का? एक शॉर्ट रिटन मैसेज है मेमो, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है फॉर इन्फॉर्मिंग देम, या फिर कोई एक एक्शन को रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ डिसीजंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ये जो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर होता है, फोकस्ड होता है और फॉर्मेटेड होता है, फिक्स्ड फॉर्मेट होता है इसका। कुछ पर्पसेस, बेसिकली क्यों हम मेमो लिखते हैं? सबसे पहले कोई अगर पॉलिसी हमें अनाउंस करना हो, कोई प्रोसीजरल चेंजेस हो उसको अनाउंस करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन या एक्शन लेने का रिक्वेस्ट करना हो टीम से या फिर इंडिविजुअल से, मीटिंग्स, एजेंडा, समरीज लिखना हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ों में एक स्टेटस अपडेट, कंसाइज स्टेटस अपडेट देना हो, उन सब चीज़ों में हमें जो है मेमो की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड मेमो स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले टू, बेसिकली जिसको आप भेज रहे हो मेमो, उसके लिए दैट इज़ उनका फुल नाम, जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट, फिर फ्रॉम, आपका नाम, आपका जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट, फिर डेट, डे, मंथ, ईयर वाले फॉर्मेट में, फिर सब्जेक्ट दैट इज़ बेसिकली शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए 10 से 12 वर्ड्स के अंदर, फिर एग्जीक्यूटिव समरी, जहाँ पे आप पूरे मैसेज को बेसिकली समराइज करोगे एक से दो सेंटेंस के अंदर कि किस बारे में है, क्या चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं। फिर इंट्रोडक्शन, बेसिकली पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर मेमो का, कि जैसे आई एम राइटिंग टू दिस, वाई इट मैटर्स, वगैरह वगैरह। फिर बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, किस बारे में, किस लिए आप ये लिख रहे हो, हिस्ट्री वगैरह, रीजंस क्या है इन सब मेमो का, वो सारी चीज़ें। फिर डिस्कशन एंड डिटेल, बुलेट पॉइंट्स में आपको इम्पैक्ट लिखना है, एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें लिख देनी है बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज वे में, सब हेडिंग्स के साथ। फिर एक्शन रिक्वायर्ड, क्या क्या एक्शंस आप लेना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबल कौन है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ये सारी चीज़ें। फिर कॉन्टैक्ट एंड फॉलोअप, की किसको कांटेक्ट करें फर्दर, कोई अगर डाउट वगैरह हो तो। एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिखोगे, अगर कुछ फाइल्स या वीडियोज़ या एनीथिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ अगर आपके पास हैं इस पर्टिकुलर मेमो के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड, तो आप उसको अटैच करोगे। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट लॉन्च रीशेड्यूल टू 15 जून समथिंग डेट। ओके, एग्जीक्यूटिव समरी आपने दिया, लॉन्च डिलेड ड्यू टू सप्लाई चेन, ये बहुत ही एक दो लाइन में पूरा बता दिया किस बारे में है। फिर एक्शंस रिक्वायर्ड, मार्केटिंग, अपडेट्स, वेब पेजेस, कैंपेन, ये हमें चाहिए एक्शंस। प्रोडक्शन के लिए कन्फर्म मटेरियल डिलीवरी बाय 28 मई, है ना, लीड आर पटेल, ऐसा कुछ, ठीक है ना। टोन दोस्तों फैक्चुअल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आप लिख रहे हो। न्यूट्रल टोन होना चाहिए, थर्ड पर्सन में आप बात कर सकते हो। पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, शॉर्ट रखना है, पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो या तो बुलेट पॉइंट यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों मेमो के बाद आता है इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल फॉर्मेट। फॉर्मल फॉर्मेट दोस्तों अगर हमारे पास कोई सीनियर मैनेजमेंट या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है उसके लिए लिखा जाता है, और इनफॉर्मल जो है इंटरनल टीम्स या पीयर्स के लिए लिखा जाता है। फॉर्मल हम प्रोफेशनल टोन रखते हैं, बट इनफॉर्मल में हम कॉन्वर्जेशन टोन रखते हैं। और फॉर्मल में दोस्तों हम लेटर्स या रिपोर्ट्स में वगैरह वगैरह में यूज़ होता है, बट इनफॉर्मल हमारा ईमेल, इंस्टेंट अपडेट्स अगर देना है तो इनफॉर्मल हम बेसिकली डालते हैं। इनफॉर्मल फॉर्मेट जो है प्रपोजल, फिजिबिलिटी स्टडीज़, एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होता है। और जो इनफॉर्मल है वो हमारा क्विक इंटरनल कोऑर्डिनेशन के लिए जो है यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारा रिकमेंडेशन एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, ये क्या आता है? हमने देख लिया कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है, हमने देख लिया मेमोरेंडम क्या होता है। थर्ड चीज़ जो आती है दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। बेसिकली क्या होता है फिजिबिलिटी स्टडी? जब भी हम कोई एक प्रोजेक्ट है
कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोज हम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट या आइडिया, तो वो कितना टेक्निकली और इकोनॉमिकली और ऑपरेशनली वायबल है, कितना ज़्यादा हम जो है भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है चलेगा, दैट इज़ कॉल्ड, उसके बारे में अगर एक डॉक्यूमेंट हमें लिखना है दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली जो की सेक्शंस फिजिबिलिटी स्टडी में लिखा होना चाहिए या फिर हमें इंक्लूड करना चाहिए, दैट इज सबसे पहला टाइटल पेज, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट का टाइटल लिखोगे, ऑथर लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे, डेट लिखोगे। एग्जीक्यूटिव समरी में दोस्तों आप जितने भी फाइंडिंग्स या रिकमेंडेशंस हैं एक पेज के अंदर उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, उसको आप इंक्लूड करोगे। देन आता है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे। फिर कैसे जो है डेटा को आपने कलेक्ट किया, सर्वेज, इंटरव्यूज़ क्या क्या लगी, कॉस्ट मॉडल क्या क्या है, वो सारी चीज़ें जो है आप उसको इंक्लूड करोगे मेथोडोलॉजी के अंदर। फिर मार्केट क्या डिमांड करती है, कॉम्पिटिटर्स कौन है आपके प्रोजेक्ट आइडिया के, फिर यूज़र सेगमेंट कौन है, मार्केट साइज़ कितना है, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे, मेंशन करोगे मार्केट फिजिबिलिटी के अंदर। फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर दोस्तों आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो है, क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड्स क्या है, टाइमलाइन, रिस्क क्या है, वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। और लास्ट में फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के अंदर आप जो है डिटेल्ड कॉस्ट जो है आपके प्रोजेक्ट को बनाने में, कैपेक्स जिसे बोलते हैं, कितना लगने वाला है, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस आपके क्या है, ब्रेक इवन पीरियड क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कितना लगने वाला है, स्किल गैप क्या होने वाला है, मैनेजमेंट सिस्टम कितना जो है प्रोसेस करने वाला है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे। रिस्क असेसमेंट में बेसिकली क्या क्या आपके प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाइड रिस्क हो सकते हैं, टेक्निकल रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल, लीगल, एनीथिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करोगे। फिर कंक्लूजन और रिकमेंडेशन के अंदर आप बेसिकली कंडीशनल डिसीजन, कि अगर आपके ये सारी नीड्स फुलफिल हो रहे हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करिए ये प्रोजेक्ट को, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे तो रिजेक्ट करिए, वो सारी चीज़ों को रैशनली आप जो है अपने जो भी डिसीजन मेकर है उसके लिए प्रपोज करोगे। फिर अपेंडिक्स के अंदर आप सपोर्टिंग टेबल्स और रॉ डेटा को दिखोगे, जिससे एडिशनल डिटेल्स जो है, सपोर्टिंग डिटेल्स जो है वो उनके पास पहुंच पाए। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जो भी डिसीजन बेसिकली इसका लेने वाला है फिजिबिलिटी स्टडी को पढ़ के कैसे लेने वाला है, आरओआई और फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखकर, एक्सेप्टेबल द रिस्क, कितना रिस्क है फिर भी हम एक्सेप्ट कर पाने की। जैसे आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पे, मान लो हमारे पास दो प्रोजेक्ट है ए और बी, उनके एक्स और वाई जो है कॉस्ट लग रहा है, बट एक्स वाले जो प्रोडक्ट है जिसमें एक्स कॉस्ट लग रहा है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका ज़्यादा है, बट उसका रिस्क जो है मीडियम है, और जो वाई वाला कॉस्ट है उसका मीडियम बेनिफिट है और रिस्क भी लो है, तो उसका जो स्कोर आता है 8 और 7, रैंडम है बेसिकली। उस हिसाब से बेसिकली एक टेबल, सैम्पल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आप अपने फिजिबिलिटी स्टडी में दोगे, जिससे जो भी डिसीजन मेकर है उसके पास एक क्लियर पर्सपेक्टिव हो कि किस बेसिस पे मेरे को डिसीजन लेना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है इस पर्टिकुलर आइडिया को, ठीक है। फालतू का जो आइडिया बेसिकली डेटा है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना, अगर कोई फेक डेटा है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि डमी डेटा डाल दिया कि हाँ ये ऐसा होगा, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं, एक फुल फ्लेज्ड रिसर्च्ड बेसिकली डेटा हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों हमारे पास आता है रिकमेंडेशन रिपोर्ट। रिकमेंडेशन रिपोर्ट हमारे पास क्या होता है, थर्ड टाइप का हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन है किसका, टेक्निकल राइटिंग का, जिसमें हम एनालाइज करते, किसको बेसिकली क्यों यूज़ होता है, एनालाइज करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का ऑल्टरनेटिव जो है क्या हो सकता है और वो क्यों बेस्ट है, उनको रेकमेंड करना कि क्यों बेस्ट है। तो टिपिकल स्ट्रक्चर जो है रिकमेंडेशन रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें आप मेन रिकमेंडेशन आप बताओगे या समराइज करोगे क्या ये रिकमेंडेशन है मेरा। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली किस बारे में आप लिख रहे हो, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या आप दे रहे हो, जैसे डिस्क्राइब हर एक चीज़ को कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ का ये ऑल्टरनेटिव है और ये इसीलिए फ़ायदेमंद है कि उसके एविडेंस के साथ कि हाँ भाई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो सारी चीज़ें। फिर एनालिसिस बेसिकली डेटा कंपैरिजन, ट्रेड ऑफ, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें आप दिखाओगे जिससे लोगों को समझ आ सके, एनालिसिस कर पाए, वो डेटा विजुअलाइज कर पाए वो। फिर रेकमेंड करोगे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा, कंक्लूजन और रेफरेंसेस आप दोगे, राइट। तो एविडेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अज्यूम कर रहे हो, है ना, फालतू की बातें नहीं लिखनी, प्योर फैक्ट और बेस्ड पॉइंट आपको देना है और एनालिसिस करके आपको जो है चीज़ों को लिखनी है। देन आता है बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल या टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, ये एक फॉर्मल ऑफर होता है किसी भी क्लाइंट को बताने के लिए, बेसिकली बताने के लिए या फिर एक क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है, राइट। एक पर्टिकुलर कॉस्ट और शेड्यूल के अंदर जब भी हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कैसे जो है आप किसी क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दैट इज़ कॉल्ड हमारे पास प्रपोजल। अब टाइप्स ऑफ प्रपोजल हमारे पास सॉलिसिटेड प्रपोजल्स होते हैं, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स होते हैं, इंटरनल होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अगर कोई प्राइसिंग और लीगल टर्म से रिलेटेड कुछ अगर आप बेसिकली क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट बिड्स होते हैं। अगर दोस्तों आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कर रहे हो जिसमें आप
एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे और फिर आप जो है किसी प्रपोजल का रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये प्रपोजल जो है फुलफिल होना चाहिए, तब सॉलिसिटेटेड प्रपोजल होता है। और अगर बेसिकली नए अपॉर्चुनिटी को जो है आप बेसिकली सजेस्ट कर रहे हो कि नया सोल्यूशन किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो अनसॉलिसिटेटेड प्रपोजल होता है। अगर आप बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोजेक्ट का चेंजेस, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कुछ सिस्टम में चेंजेस बेसिकली रेफ़र कर रहे हो या फिर सजेस्ट कर रहे हो, तो उसको हम इंटरनल प्रपोजल बोलते हैं। अब बेसिकली ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आपको गो थ्रू कर लेना है, इसलिए मैंने आपके लिए डाल दिया है। इसमें एक कवर लेटर रहेगा, टाइटल पेज रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट जैसी चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप ये गो थ्रू कर सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। अब दोस्तों अब आता है जैसे प्रपोजल का कवर लेटर कैसे होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि वी आर प्लीज टू सबमिट दिस प्रपोजल ऑफ एक्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस विद अ सिमिलर प्रोजेक्ट, वी प्रपोज द ब्रीफ सोल्यूशन, आप दोगे नया, द प्रपोज बजट इज दिस एंड द प्रोजेक्ट विल कमेंस, मतलब खत्म कब तक होगा, डेट उसका दे देना, अप्रॉक्सीमेट टेंटेटिव डेट दे देना, वी लुक फॉरवर्ड टू डिस्कस दिस फर्दर, ऐसे करके, है ना। दिस इज द फॉर्मेट हाउ प्रपोजल आर इवैल्यूएटेड। RFP स्कोरिंग होता है, RF मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। यहाँ पे एक कॉमन क्राइटेरिया होता है जहाँ पे टेक्निकल मेरिट, पास्ट परफॉर्मेंस, कॉस्ट, शेड्यूल, देन फिजिबिलिटी, रिस्क वगैरह को हिसाब से देखकर हम जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देखते हैं। देन आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट बेसिकली दोस्तों स्टेक होल्डर्स, कोई भी अगर किसी ने अपना पैसा लगाया है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसको बताने के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कितने हमने चैलेंजेस हमें मिल रही हैं, क्या क्या हमने अभी तक अकम्प्लिश कर लिया है, चैलेंजेस को फुलफिल किया है, वो सारी चीज़ों को लिख के बेसिकली जो रिपोर्ट बनता है उसको हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स को देना पड़ता है। कब और क्यों बेसिकली कब और कैसे हम इसको करते हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो और एनुअल क्वार्टरली भी कर सकते हो। इसमें क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय डेट होना चाहिए, समरी होना चाहिए, कब तक वर्क जो है कंप्लीट हो रहा है, प्लान हमने किया था, कब तक कितना फुलफिल हुआ, वो सारी चीज़ें, फिर की मैट्रिक्स हमने क्या यूज़ किया है, इशूज़ क्या आ रही हैं, क्या क्या हमें रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट बेसिकली इंक्लूड करना है, नेक्स्ट पीरियड का प्लान क्या है, फिर अपेंडिक्स वगैरह आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट आता है दोस्तों एनालिटिकल रिपोर्ट्स। ये बेसिकली जब भी हम रॉ डेटा को कंक्लूजन्स या फिर रिकमेंडेशंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उस चीज़ पर काम कर सकें, उसको हम बेसिकली एनालिटिकल रिपोर्ट्स बोलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं, स्कोप डेटा को गैदर करते हैं, स्कोप बेसिकली क्या है, बाउंड्रीज ऑफ द एनालिसिस, कितना एनालिसिस कर पा रहे हैं, टाइम फ्रेम वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देन रेकमेंड करते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, रॉ डेटा से चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं क्या चीज़ें मतलब उनका क्या है, या फिर जैसे क्या वो मीन करती है, ठीक है। तो ये करके हमारे पास शॉर्ट एक की फाइंडिंग्स हम जब देते हैं रॉ डेटा से, तो उसको हम एनालिटिकल रिपोर्ट्स बोलते हैं। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन लेटर, जिसे कवर लेटर भी बोलते हैं। तो कवर लेटर बेसिकली अपना पर्सनल पिच होता है, जब भी आप किसी कंपनी के मैनेजर को या फिर किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को फॉर जॉब आप अप्लाई करना चाहते हो, जिससे एक एप्लीकेशन लेटर लिखते हो कि भाई इस पर्टिकुलर रोल के लिए मैं आपकी कंपनी में मैं क्यों फिट हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर बोलते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सबसे पहले एक हेडर होना चाहिए जहाँ पे आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट, डेट, रेसिपेंट का नाम और एड्रेस वगैरह डालते हो। फिर ओपनिंग सैल्यूटेशन, अगर आप उन पर्सन को जानते हो तो उनका नाम या फिर सर और मैम करके लिख सकते हो। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ पे आपका हुक होगा, दैट इज़ बेसिकली आप अपना पोजीशन लिखोगे, है ना, कि किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, कहाँ पे आपको ये जो है जॉब के रोल के बारे में पता चला, और एक क्यों आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सूटेबल हो, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे। देन आता है मिडिल पैराग्राफ, जिसमें आप एविडेंस दोगे कि क्यों इस सारी चीज़ों में या फिर जो जॉब रोल आपने अप्लाई किया उसके लिए आप फिट हो, क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, वो सारी चीज़ें, और कैसे आपका ज्वाइन करना इस पर्टिकुलर जॉब रोल को इम्पैक्ट करेगा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फिर क्लोजिंग पैराग्राफ, जिसमें आप एक अपना फिट करोगे, कैसे आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हो, फिर से एक लाइन के अंदर, और इंटरव्यू वगैरह रिक्वेस्ट करोगे, और प्रोवाइड द बेस्ट कॉन्टैक्ट टाइम आप अपना प्रोवाइड करोगे। फिर लास्टली साइनिंग ऑफ, दैट इज बेसिकली साइनिंग ऑफ मैसेज, दैट इज सिंसियरली फुल नेम, अटैच रेज्यूमे, पोर्टफोलियो लिंक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आता है दोस्तों हमारा यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली अगर किसी भी कैंडिडेट जो कि किसी कंपनी में काम करता है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, या फिर सूटेबल कैरेक्टर है, या फिर सूटेबल स्टूडेंट है, या फिर सूटेबल कैंडिडेट है, उसको अगर आप बेसिकली एक वाव करना चाहते हो कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी जिसके अंडर आपने काम किया है वो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का, जिसे हम LOR भी बोलते हैं। दैट इज सबसे पहले बात तो कैंडिडेट के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली आप जॉब रोल में मैनेजर थे या फिर सीनियर पोस्ट में थे, जो भी। फिर लेंथ ऑफ एक्विंटेंस क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स क्या थी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की। फिर स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट्स और कॉन्टैक्ट इन्वाइट आप करोगे, ठीक है।
कीप इट ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि भाई मेरा भाई है तो मैं तारीफ़ करूँगा इसका, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बेसिकली अपने स्किल्स के हिसाब से, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के स्किल्स के हिसाब से आप जो है उसको जो है वाव करोगे, राइट। सो दिस इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। फिर आता है मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस एंड मीटिंग्स। प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग्स में हमारे पास सबसे पहला चीज़ आता है प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशंस। उसके लिए दोस्तों हमारे पास सबसे पहला चीज़ आता है प्लानिंग। कोई भी मीटिंग है या फिर प्रेजेंटेशन है, सबसे पहला चीज़ आता है प्लानिंग। प्लानिंग में दोस्तों हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, ऑडियंस को जानते हैं कि किसके लिए हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑडियंस जो है उनका नॉलेज लेवल टेक्निकल वो ज़्यादा ना हो तो हम टेक्निकल जार्गन्स का कम यूज़ करें। स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले आप इंट्रो दोगे, किस बारे में आप जो है ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो, फिर बॉडी में आप बोलोगे, फिर कंक्लूजन जो भी आपने बोला वो कंक्लूड करोगे। स्लाइड अगर आप कर रहे हो, स्लाइड प्रैक्टिकल में अगर स्लाइड्स यूज़ कर रहे हो प्रेजेंटेशन में स्लाइड, तो उसके लिए हर एक आइडिया जो है एक एक स्लाइड में होना चाहिए। रीडेबल फॉन्ट और साइज़ यूज़ करना है, ऐसा नहीं सिर्फ टेक्स्ट भर दिया, बहुत कम और मिनिमल टेक्स्ट रखना है। ज़्यादा विजुअल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, डायग्राम्स का, जिससे जो है लोगों को अट्रैक्ट हो पाए, लोगों को समझ आ पाए। फिर डिलीवरी बेसिकली क्लियर वॉइस और मॉडरेट पेस रखना है, ऐसा नहीं बहुत जल्दी बोल रहे हो, बहुत कम भी स्लो में नहीं बोलना। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ओपन पोस्चर रखना है। और अगर मान लो Q&A आता है तो Q&A में अगर कोई आप कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप क्वेश्चन को रिपीट करो, उसका आंसर डायरेक्टली दो। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप उनको फॉलो अप दो कि हाँ इस टाइम फ्रेम में मैं जो है आपको आंसर बेसिकली बताता हूँ, या फिर आई विल रिवर्ट बैक टू यू इन फ्यू डेज, टाइप ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट इज़ मीटिंग्स एंड मीटिंग्स मिनट। ठीक है, बेसिकली मीटिंग टाइप्स हमारे पास 3 टाइप की मीटिंग होती है। एक होता है बोर्ड मीटिंग जिसमें हम ऑफिशियल डिसीजंस लेते हैं और ये जो है मिनट्स जो है लीगल रिकॉर्ड के लिए काम आता है। फिर आता है प्रोजेक्ट मीटिंग जिसमें हम टास्क ट्रैक करते हैं। ठीक है, एंड एक आता है कम्युनिटी या फिर पब्लिक मीटिंग जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं प्रपोजल्स और पब्लिक इनपुट को। सबसे पहली बात तो प्री प्लानिंग, फिर आता है ड्यूरिंग द मीटिंग और फिर आता है पोस्ट प्लानिंग। प्री प्लानिंग ऑफ द मीटिंग बेसिकली बिफोर द मीटिंग हम एक क्लियर एजेंडा फिक्स करते हैं किस बारे में ये मीटिंग है और लेवल ऑफ डिटेल कितने लेवल में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो भी हम क्लैरिफाई कर देते हैं। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द मीटिंग दोस्तों हमारे पास 5-6 चीज़ें होती हैं। दैट इज़ बेसिकली अटेंडेंस की, प्रेजेंट एब्सेंट, स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड लोकेशन ऑफ द मीटिंग, कहाँ पे भी मीटिंग हो रहा है, एजेंडा आइटम, शॉर्ट समरी ऑफ द जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो सारे का एक शॉर्ट समरी, डिसीजंस क्या क्या ली गई वो सारी हमारे पास हम रिकॉर्ड करेंगे, एक्शन आइटम बेसिकली क्या हमने लिया, किस बारे में था, डेडलाइन क्या है, वो सारी चीज़ें। अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने रेफ़र किया है तो वो सारी चीज़ों को हम अपेंडिक्स की तरह अटैच करेंगे। राइटिंग मिनट्स बेसिकली मीटिंग के बाद जब हम मिनट्स को राइट करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके हमें जो है मिनट्स को ड्राफ्ट करना होता है जिससे हमारा मेमोरी फ्रेश है और सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर पाएँ। न्यूट्रल टोन रखना है, फैक्चुअल टोन रखना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपना मन से बोल रहे हैं, पर्सनल ओपिनियंस नहीं रखना। एग्जैक्ट वर्डिंग करना है, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं जो उन्होंने बोला है और जो डिसीजंस ली गई हैं वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। और लास्ट में हम अप्रूवल लेते हैं जो भी चेयर है या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द जो भी टीम है एंड उसको क्लाउड में स्टोर करके रखते हैं जिससे वो जो है लॉन्गर टाइम के लिए रहे। तो ये एक सैम्पल हमारा टेम्पलेट है, जैसे मीटिंग मिनट्स, प्रोजेक्ट का नाम, डेट, टाइम, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, लोकेशन, अटेंडेंस कितने आए थे और कितने लोग थे उनका नाम, फिर एजेंडा क्या था मीटिंग का, एजेंडा 1, एजेंडा 2 ऐसे करके, फिर नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, प्रिपेयर्ड बाई किसने मिनट्स मीटिंग बनाया है, फिर अप्रूव्ड बाय द चेयर नेम और डेट के साथ, राइट। और स्टोर करेंगे दोस्तों क्लाउड में जिससे बैकअप मिलता रहे, एक हम जो है उसको बाद में भी एक्सेस कर पाएँ जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा हो, राइट। एंड बेसिकली ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का रिटेंशन पॉलिसी होता है, कब तक इनको चाहिए, 7 साल तक मान लो, तो 7 साल तक रखेंगे फिर हम लोग डिलीट कर सकते हैं, राइट। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आता है जॉब एप्लीकेशन ओपनिंग पैराग्राफ। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो स्मॉल कुछ लाइंस हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए आई एम स्किपिंग दैट। इतना इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया है। जॉब एप्लीकेशन ओपनिंग पैराग्राफ, जैसे आप देख सकते हो जॉब एप्लीकेशन में कैसे बोलना होता है, ये लिखना होता है, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। जॉब का टाइटल आप लिखोगे कहाँ से आपको मिला, दैट इज़ एडवर्टाइज ऑन दिस पोर्टल विद अ बीटेक इन दिस फील्ड, देन 2 years का एक्सपीरियंस है, स्किल्स क्या है, आई हैव लेड दिस प्रोजेक्ट, उनका रिजल्ट इतना आया, आई एम कॉन्फिडेंट आई एम कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस कंपनीज टीम गोल्स, है ना, ऐसे करके आपको लिखना है।
पूरे एप्लीकेशंस में जितने भी हमने रिपोर्टिंग देखी, बेसिकली क्या क्या फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। सबसे पहले अनक्लियर पर्पस पता नहीं होता कि रीडर को क्या पढ़ना है, वही पता नहीं होता, तो हम लिखेंगे कैसे। हैवी कंक्लूजन्स हम लिख देते हैं जो कि बेसिकली अजम्पशंस के बेसिस पे होता है, जो कि सही नहीं होता, हमें जस्टिफाई करना पड़ता है अपने कंक्लूजन्स को। ओवर लॉन्ग मेमोज, ज़्यादा बड़े बड़े लॉन्गर मेमोज नहीं लिखने। इंटरनल मेमोज जो है वो शॉर्ट और स्कैनेबल होना चाहिए। पुअर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। फिर मिसिंग एक्शन ओनर, एवरी एक्शन मस्ट बी हैव अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड डेडलाइन, कि जिसके अंडर आप लिख रहे होगे, एक ऑर्गेनाइजेशन चेयर, उनका नाम लिखना है। और एग्जीक्यूटिव समरी, बेसिकली नो एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है लॉन्ग रिपोर्ट्स हम जो है ना लिखें। डिसीजन मेकर्स नीड अ समरी, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो सारी चीज़ों को पढ़े। तो एक प्रॉपर क्रिस्प वे में, कंसाइज वे में, लॉजिकल स्ट्रक्चर वे में जब हम लिखते हैं तो हमारा रिपोर्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं IEEE साइटेशन, इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो मेन क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर को, पर्पस को, की एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। फिर टेक्निकल प्रपोजल क्या है, उसके टाइप, स्ट्रक्चर और परसुएसिव टेक्निक्स को एक्सप्लेन करो। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में। फिर मीटिंग ऑफ मिनट्स क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो। फिर डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग, राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम। फिर एक्सप्लेन द फॉर्मेट एंड की कंपोनेंट्स ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन लेटर विद एन एग्जाम्पल, राइट। तो ये पूरी चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ पे समाप्त होती है। विद दिस वी कंप्लीट द एंटायर टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, फिर फॉर्मेटिंग, और आज हमने टेक्निकल राइटिंग के एप्लीकेशन जिसमें मेमो, रिपोर्ट राइटिंग, फिर हमने देखा कि जॉब एप्लीकेशन, मिनट्स मीटिंग, प्लानिंग, फिर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंटेशंस, अलग अलग चीज़ें हमने जो है आज की वीडियो में डिस्कस करा है, राइट। एंड दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के साथ हम टेक्निकल राइटिंग को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से 4 वीडियो में कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है प्लीज़ हिट द लाइक बटन राइट अवे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके, है ना। एग्ज़ाम्स में अच्छा करो, मेरा तो यही बस एक मन है कि आप कम से कम इससे कुछ भी हेल्प अगर आपके पास हो पा रही है तो आई एम मोर देन हैप्पी। प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, थोड़ा सपोर्ट करो। अगर कोई भी डाउट है, फीडबैक है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पोस्ट करिए। ठीक है, और हम जो है ऐसे ही सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो लाते रहेंगे। ठीक है, जितना मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि सारे सेमेस्टर जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो मैं इंक्लूड करूँ। तो दैट्स ऑल, टेक्निकल राइटिंग यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे ऐसी एक नए सब्जेक्ट में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इसका जो PDF है दोस्तों, जो पूरा नोट्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।